आमच्या सकाळची खासियत आहे की एकाच्या बदल्यात दोन, म्हणून आम्ही आज 2 सेशन डिझाईन केली. पहिलं सेशन तुम्ही ऐकलंत आणि दुसरं सेशन जे होणार आहे ते अत्यंत वेगळा विषय तुमच्यासमोर आज आम्ही घेऊन येणार आहोत. मी म्हणलं तसं मी अभ्यास मॅथमॅटिक्सच्या पेपरचा केला होता, पण सायन्सचे पेपर मला इथे आले. पण म्हटलं ठीक आहे, आपण करून बघूया, हरकत नाही. कारण तुम्ही सगळेजण असता, तुमची ऊर्जा मला मिळत असते आणि माझी ऊर्जा मी त्यांच्याशी शेअर करून त्यांच्याकडनं परत घेत असतो. ही अशी सायकल आहे मोठी. तर दुसरं सेशन जे होणार आहे, पुण्यामध्ये एक संस्था आहे, NGO आहे, ज्याचं नाव आहे सरहद संस्था. सरहद ही संस्था काय करते तर काश्मीरमध्ये असणाऱ्या, जम्मू काश्मीरमध्ये असणाऱ्या वयवर्ष 5, 6, 7, 8 पासून पुढे ही जी पीडित मुलं असतात, आतंकवादी, दहशतवाद, अचानक येणारी नैसर्गिक संकट, आपत्ती, यामध्ये होरपळणारी ही जी मुलं ज्यांचं शिक्षण अचानक सुटतं, ज्यांचा सोसायटीशी कनेक्ट तुटतो आणि जे कदाचित पुन्हा एकदा दहशतवादाच्या मार्गावर जाऊ शकत असतात, अशा मुलांना अत्यंत सन्मानानं ते पुण्यामध्ये घेऊन येतात आणि त्यांचं पुनर्वसन होतं, त्यांना शिक्षण दिलं जातं आणि त्यांना त्यांच्या पायावर उभं केलं जातं. अशी ही सरहद नावाची संस्था. त्या संस्थेतले 6 विद्यार्थी आज आपल्याला भेटायला येणार आहेत. त्यांच्याशी मी गप्पा मारणार आहे. तुमच्या सर्वांच्या मनातले काही प्रश्न असतील ते पण आपण विचारूया. मी त्यांना स्टेजवर येण्यासाठी आमंत्रित करतो, इन्व्हाइट करतो. जाहिद भट, मुख्तार, जोगिंद्र सिंग, इलास खान, सिराज खान आणि जावेद वाणी, ही 6 जण आली आहेत. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. आप सभी को सुनने के लिए हम तहे दिल से अभी बेकरार हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको चंद घंटों में यहाँ पे आना पड़ा है पूना से. तो बहुत बहुत शुक्रिया. शो शुरू करने से पहले ही आपको शुक्रिया बोल देता हूँ ताकि आगे जाके कुछ गलतियाँ हो तो आप माफ़ कर दोगे. मैं सभी को दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ आए हो तो हमारा हक बनता है कि आपका फेलिसिटेशन बनवा दे, ताकि आपल्या सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीनं श्री मनोज साळुखे, रवींद्र रायकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर यावं. यांना सन्मानित करण्यासाठी प्रवीण कुमार माने मॉडर्नच्या वतीनं, श्री वाघमारे पार्थ फाउंडेशनच्या वतीनं आणि सागर जंगम यांना विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर येऊन या प्रत्येकाला सन्मानित करावं, पुष्पगुच्छ द्यावा. मला माहिती आहे वेळ थोडासा आपल्या हातामध्ये कमी आहे, पण तरीही जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण आजचं हे सेशन कारणी लावूया. जाहिद भट, मुख्तार, जोगिंद्र सिंग, इलास खान, सिराज खान आणि जावेद वाणी या सगळ्यांना मी सन्मानित करावं अशी विनंती करतो सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीनं. पुण्यामधील सरहद नावाची जी संस्था आहे, त्या सरहद संस्थेमध्ये हे लोक काम करतायत. गेली अनेक वर्ष हे लोक या ठिकाणी काम करतायत. प्रवीण कुमार मानेंच्या हस्ते आपण सत्कार करतोय. श्री रवींद्र रायकर, मनोज साळुखे सर, श्री वाघमारे सर आणि सागर जंगम या सर्वांच्या हस्ते आपण, पार्थ फाउंडेशनचे श्री वाघमारे यांच्या हस्ते पण आपण सन्मान करतोय. राजुरी स्टीलचे श्री जंगम यांचा सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. सो त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करावा, सत्कार करावा. सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीनं श्री रवींद्र रायकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या विद्यार्थ्यांना सन्मानित करावं.
सर्वांचे आभार. मी सर्वांना विनंती करतो की सर्व सन्माननीय व्यक्तींनी या सत्कार समारंभानंतर स्थानापन्न व्हावं. और हमारे जो गेस्ट हैं सभी सरहद के भाई लोग, उनको मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें. मुझे बताइए, आप सभी में से मराठी लोग कितने हैं? मराठी भाषा कितने लोग बात कर सकते हैं, जानते हैं? सब लोग सुन सकते हैं, लेकिन जवाब जो देते हो आप हिंदी में देते हैं. कोई तो भी मराठी में भी बात करता है, ऐसे मेरी बात हुई थी. शायद जाहिद भट्ट आपका नाम है. ठीक है. अब मैं आपको नाम से तो जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आप करके बुलाऊंगा. लेकिन आप एक माइक हमारा जो है वो आप ले लीजिए, और जो भी कुछ सवाल हैं, जो भी हमारे मन में कुछ बातें चल रही हैं आपके बारे में, बहुत सब्र से हम इंतजार कर रहे थे आपका कि आप यहाँ कब आते हैं और आपके साथ हमारी वार्तालाप कब होती है. मुझे बताइए, जाहिद जी आपका नाम. आप सब लोग जम्मू कश्मीर से हो? छह लोग आप जम्मू कश्मीर से हो. आप कितने साल के थे जब आप सरहद ये संस्था पूना में आए थे? कितने साल के थे? आपकी उम्र क्या थी? नमस्कार. हम जब पहली बार पूना में आए तो हमारी उम्र 10 साल की थी, किसी की 8 साल की थी, किसी की 2.5 साल से शुरू था. 2.5 साल से 12 साल तक के हम 114 बच्चों का ग्रुप था हमारा. 2.5 साल से 2.5 साल से 12 साल तक का. क्या बात. 114 हम लड़कियां और लड़के आए थे. और जब हम जम्मू कश्मीर से पहली बार, जब हमें बताया जा रहा था कि आपको बाहर जाना है, तो हमें ये पता नहीं था कि इसके आगे जहां और भी है. इस पूना है, देश है, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं था. हमें सिर्फ इतना पता था कि श्रीनगर है, बडगाम है और हमारा गांव है. या जो भी है, या जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है उसको इतना ही पता था. क्योंकि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन हालातों की वजह से था, और पेरेंट्स जो थे वो घबराते थे कि अगर हम इसको स्कूल भेजे तो पता नहीं ही विल बी रिटर्न बैक और नॉट, वो वापस आया या नहीं आए. तो ये एक डर था पेरेंट्स में. तो जब हम पुणे में आए 2004 में, तो 1 साल के बाद जब हम वापस कश्मीर गए तो इतना अच्छा लगा पेरेंट्स को. इतना कश्मीर में एकदम से ये हो गया कि इतना डेवलपमेंट, इतनी चेंज उन्होंने जब देखी तो उन्होंने बिलीव नहीं किया. तो इतना हमने लाइफ में जो है कि आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आप के सामने बात कर सकते हैं, आप हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. बिल्कुल, हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि आप कश्मीर से महाराष्ट्र तक आए हैं, पूना तक आए हैं, और हमारे कोल्हापुर वासियों के साथ आप वार्तालाप करने वाले हो. मुझे बताइए जाहिद जी, आप जब 2 साल, 2.5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे थे, तब सरहद ये संस्था ऐसे काम करती है, जो पूना की संस्था है, पूना स्थित संस्था है. आपको उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया था? सबसे पहले उनको मालूम कैसे था कि यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते नहीं है, कुछ काम नहीं करते, उनको पता कैसे चला था? सरहद संस्था जो थी वो पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर में काम करती है. और नो इंडिया टूर वो निकालती है 200, 300 बच्चों का, कि जो पूरे भारत भर घूमते हैं. और फिर जम्मू कश्मीर वापस जाते हैं. ये 10-15 दिन का टूर रहता है. तो इन्होंने फिर तय किया, जो जम्मू कश्मीर के इनके कोऑर्डिनेटर्स थे उनके साथ इन्होंने बात की कि अब हम कुछ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जो यहाँ पे अपने इस पे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके वालिदैन नहीं है, या जो किसी इससे सफर कर रहे हैं, उन बच्चों को हम अडॉप्ट कर लेंगे. 114 बच्चों की बैच उन कोऑर्डिनेटर्स ने उस टाइम कलेक्ट की. हर एक डिस्ट्रिक्ट से, कुपवारा, बांडीपुरा, सोपुरा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन के डिस्ट्रिक्ट्स है जहां आतंकवाद का ज्यादा प्रभाव रहा, उस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने बच्चों को कलेक्ट किया. श्रीनगर में हमारी मीटिंग हो गई, जो भी सरकार थी उस टाइम, तब हमारी मीटिंग हो गई. उनके परमिशन के साथ, सहयोग से हमको पूना में जो है कि उन कोऑर्डिनेटर्स ने फिर लेके आए. मुझे बताइए, आप सभी लोग मुझे बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि
आपकी कितनी उम्र थी जब आप पूना आए थे? उम्र कितनी थी आपकी? कितने साल के थे आप? जब मैं फर्स्ट टाइम आया पुणे में थोड़ा माइक ऊपर तब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था. कितने स्टँडर्ड? थर्ड स्टँडर्ड जी, में third तिसरी standard. मध्ये होता जम्मू काश्मीर मध्ये. थर्ड स्टैंडर्ड एंड सिंस 2005 आई एम इन सरहद पुणे. और तब से जो भी मेरा एजुकेशन हुआ है या कुछ भी वो सब कुछ मैंने सरहद में किया है. एंड करंटली आई एम इन फाइनल ईयर BA. मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है सब कुछ पुणे में ही हुआ है. सरहद में बहुत धन्यवाद करता हूँ संजय नाहर सर को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी कि मैं आई शुड कम टू माई कंट्री एंड सी व्हाट्स देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट I just used to dream in Kashmir Valley that what will be my country, as we say that India, what it would be like. But when I came, when I saw the diversity, the culture of India, and जब हम उसमें मिक्स हो गए विद मराठी कल्चर, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. हम में से बहुत सारे लोग, बहुत नहीं, आई थिंक सभी लोग मराठी भी बोल सकते हैं. क्या बात सो है, इट्स अ वेरी क्या बात। बिगेस्ट, आई वुड लाइक टू से दैट विच इज़ द काइंड ऑफ चेंज वी हैव डेवलप्ड इन आवर सेल्फ. एंड इट कुड बी सेड दॅट इट्स अ एक्झाम्पल की आपण मराठी पण बोलू शकतो. आपण सगळे जे इथे आले आहेत पुणे पण मराठी पण बात बोलू है। शकतो. आप भाई साहब, आपका नाम भी बताइए और आपकी उम्र कितनी थी? नमस्कार, मेरा नाम जावेद अहमद है सर, और मैं 11 साल का था तब. 11 साल के थे. Yes, sir. क्या करते थे आप 11 साल के थे तब जम्मू में? पहले मैं वहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था. वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी, उर्दू स्कूल थी. हफ्ते में हार्डली 3 दिन स्कूल जाता था, क्योंकि बाकी के दिन वो बंद रहती थी. हड़ताल, स्ट्राइक्स या बाकी सारे रीजन्स, बर्फ, बारिश, ये सब होता रहता था, तो स्कूल जाना नहीं होता था. ये एक सरहद में आने का एक ट्रस्ट की बात हो गई. मतलब 2004 में जब मेरे पापा ने सुना कि हम बच्चे को बाहर भेज रहे, ओके. और मेरे पापा थे, अभी भी है, फार्मर है सर. ओके. तो कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने, सिग्नेचर भी नहीं करते. लेकिन जब उन्होंने सुना कश्मीर से मेरा बच्चा बाहर जा रहा पढ़ने के लिए, ये पता नहीं किस जगह पे, पुणे, दिल्ली, किधर, ये मालूम नहीं था सर. लेकिन आज बोलते लोग, मतलब कश्मीर में लोग आज़ादी चाहते हैं. ओके. जब तक मेरे पापा को ट्रस्ट नहीं था अपने देश पे, तो उन्होंने आंखें बंद करके मुझे पूना भेज दिया पढ़ने के लिए सर. क्या बात, क्या बात. उनको पूरा ट्रस्ट था कि हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा. मैं अकेला हूँ, अकलौता हूँ. सब लोगों ने बोला पापा को, कहाँ भेज रहे इस कंडीशन में, तब भी आतंकवाद था, तब भी ये कंडीशन जो आज थी, कहाँ भेज रहे आप. बोला नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं, एक बार कश्मीर से बाहर गया शायद सेटल हो जाएगा सर. तो आज मैं एमए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ सर. बहुत अच्छा लग रहा है. सर ने, नाहर सर ने साथ दिया, सरहद स्कूल ने, सब ने, एनजीओ जो है अपनी सरहद की, उन्होंने साथ दिया. सबसे अच्छी बात जो है, महाराष्ट्र के लोगों ने हमें साथ दिया सर. किसी ने सताया नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, भाइयों जैसे हमारे साथ सलूक किया सर. थैंक यू सर. क्या बात है. नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और मैं करगिल लद्दाख से हूँ. मैं जब पुणे में आया तब मैं 10 साल का था. तब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था. अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में. तो सबसे अच्छी बात यह है कि सर, मैं जब पुणे में आया तब मुझे मालूम नहीं था कि शायद करगिल लद्दाख के आगे और कोई दुनिया है. पता नहीं था कि आगे और कितना बड़ा है ये देश हिंदुस्तान. वो जिस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं वो और कितना बड़ा है, इतना पता था कि बस मैं करगिल, अपना गांव और वही करगिल टाउन का इतना पता था. तो फिर घर वालों ने बोला कि बेटा आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए. तो मैं तो पहले 5-6 दिन तो खुश हुआ कि नहीं मुझे बाहर जाना है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि दूर जाना है. और फिर जब मैं पुणे में आया तो पहली बार तो 2-2, 3-3 दिन तो मैं रोते बैठा कि मुझे घर की याद आ रही. तो बस रोते रहा. सर मैडम मुझे रोज पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो. मैंने बोला मुझे घर की याद आ रही है. तो उन्होंने कहा कि बेटा हम भी तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं. और उन्होंने इतना प्यार दिया कि माँ बाप का कभी इसके बाद रोज़ मैम मुझे कभी आइसक्रीम खिलाने, कभी अपने साथ घुमाने लेके जाते थे. सर हमेशा मैं सर से कभी कभी तो पैसे भी मांगता था, सर मुझे पैसा चाहिए. तो सर देते थे मुझे पैसा, जब भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ला के देते थे. तो फिर इतना प्यार दिया कि कभी माँ बाप का उन्होंने मुझे ये होने ही नहीं दिया, कमी महसूस होने नहीं दिया. और पुणे के लोगों ने इतना प्यार दिया कि शायद
कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में जाए तो पुणे जैसे शहर शायद कभी देखा और न कभी देख पाऊंगा कि लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे सबसे। और एक बात अच्छी है कि लोगों ने हमें इतना प्यार और इतनी खुश, मतलब लोगों के साथ जब भी अभी पुणे में किसी से भी बात करता है तो मराठी में बात करो चाहे हिंदी में बात करो, तो लोग अभी उनको कभी मतलब पुणे में महाराष्ट्र में हम लोगों को कभी महसूस होने नहीं देती मैं कश्मीर से हूँ, कभी हमेशा मैं लोगों से मराठी में बात किया, सर तुम्ही कसं आहे, बरं आहे ना, असं माझं नाव असं आहे, तिकडे जायचे इकडे, असं मतलब हमेशा मराठी में बात किया और हमेशा उनके साथ मिल गया और बहुत खुश हूँ मैं पुणे में आकर, बहुत खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि नाहर सर जैसे मुझे पेरेंट्स मिले और यहाँ पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बताइए भाई साहब। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं जब पुणे में आया था 28 जून 2004 के बाद आते हमारा सारा क्या बैच है मैं बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। तो ये होता था ऐसे कि हम लोग जाते थे स्कूल रोज गांव में, हमारे पास था स्कूल, अच्छा स्कूल था, होता था कभी कभी चालू कभी कभी, लेकिन ठीक था। लेकिन आर्मी का कैंप एक साइड था, एक पहाड़ पे, बीच में थी एक डिस्टेंस नदी वगैरह, और दूसरे साइड में टेररिस्ट लोग आने का, वो हमला रहने का, हफ्ते में एक बार, ये सब चालू रहने का। तो उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने की कि अभी क्या होगा, कल क्या होगा, कल वो लोग आएंगे क्या नहीं, कल हमला होगा कि नहीं, ये सब दिमाग में रहने का। तो एक बार ऐसे ही तो हमने न्यूज़ पेपर में देखा कि यार ऐसे जो बॉर्डर के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स है तो हम उनको बाहर लेना चाहते हैं, ऐसे शहर है कोई तो पूना। तो पहले तो सब लोग ने बोला नहीं नहीं, अरे हम जानते नहीं है क्या कहाँ है पूना क्या है, लेकिन हमने बहुत की जिद, मैंने जिद की कि नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है। तो पहली बार हम लोग शहर के बाहर जा रहे थे, हम लोग श्रीनगर हमारे साथ है लेकिन हम लोग श्रीनगर तक भी कभी नहीं गए थे। ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग 3000 किलोमीटर बाहर जा रहे थे, हमारे पूरे तालुके से कोई नहीं जा गया था इतना दूर, ना कि ये पूरे तालुके से 3000 किलोमीटर कोई नहीं गया था। तो जब हम आए जम्मू तक आए, ट्रेन हमने किसी ने नहीं देखी थी, हम लोग 140 लोग के बच्चे थे, लेकिन नॉट ए सिंगल बॉय या गर्ल किसी ने ट्रेन नहीं देखी कि ट्रेन क्या चीज है। तब तक कश्मीर वैली में ट्रेन थी नहीं, न लेह में थी न कारगिल में। तो हमको लगा पहले शायद यही हमें जाना, यही हमारा स्कूल, इतना वो लंबा था, लेकिन बाद में बोला कि नहीं ये ट्रेन होती है, इसमें तुम्हें जाना है वहाँ। तो हम फिर वहाँ बैठे और 3 दिन हम लोग चल रहे ट्रेन में, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। जब यहाँ आए तो लोगों ने हमें, बहुत लोग जमा हुए थे स्टेशन पे, तो फूल वूल दिए, ये दिए। तो पहले तो हमें 1 साल समझ में ही नहीं आ रहा था, 1 साल कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग मैं 4th में था, ये 3rd में था, लेकिन यहाँ वो SSC में बहुत जरूरी होता है हिंदी और मराठी, तो हमें था ही नहीं वहाँ कश्मीर में। तो हमें 3rd में वो अ आ से सिखाया, वो जो होता है हमारा, तो हमें वो से सिखाया, हम वो सीखे। 1 साल हमें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर हम जो वापस गए गांव में, जो चेंज, हम लोग रोज फोन करने का कि नहीं हम जब आएंगे तो हम वापस आएंगे नहीं, हमें वहीं पे रहना है। वो लोग बोले थे पेरेंट्स, हाँ आप आ जाओ, हमें भी बहुत याद आती है, अभी हम नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रुको। लेकिन जैसे हम वापस गए वहां, उन्होंने जो चेंज हमें देखी, बोला कि अभी तुम कुछ भी कहा करो, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, छुट्टी तुम्हारी खत्म हो गई, तुम जाओ वापस। तो फिर ऐसे होता गया, हर साल हमें चेंजेस आते गए। मेरा अपना ऐसा था कि मैं सोचता कि अगर मैंने 12th पास किया या 10th पास किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मैं डॉक्टरी का कर रहा हूँ या वहाँ पे पुणे में। तो ये नाहर सर, ये सरहद, ये पुणे, ये सब लोगों ने हमारे हाथ पकड़े, हमें ये कभी महसूस होने नहीं दिया कि यार आप इतने दूर से हो, हमें प्यार दिया, और उनकी प्यार की वजह से हम लोग आज हमने थोड़ी सी अपनी मंजिल पाई है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, आपका बताइए। नमस्कार सबको, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से जम्मू कश्मीर रीजन से हूँ। तो मेरे को पुणे में आया 2012 में आया हूँ मैं पुणे में। मैं 10th की एजुकेशन हुआ था तब आया था। एक्चुअली मेरा केस ऐसा है कि जब 99 में पीक में था मिलिटेंसी पूरे J&K में, तो एक दिन अचानक मिलिटेंट ने अटैक किया हमारे गांव में। हमारा गांव था, गवर्नमेंट ने उनको वो वेपन्स दिए थे, VDC जिसको कहते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी, वेपन्स थे, अपनी सेफ्टी के लिए दिए थे।
तो एक दिन 19 जुलाई को 99 में तब मिलिटेंटों ने अचानक हमारे घर पे अटैक किया और हमारे मम्मी पापा और चाचा चाची सब एक उस टाइम 15 आदमी उनने हमारे घर के मारे और क्रॉस फायरिंग में वो मिलिटेंट भी मरे, 4-5 मिलिटेंट भी मरे। लेकिन बात ये थी कि हमारे जो वीडीसी मेंबर्स थे वो ओनली 10 थे और जो मिलिटेंट्स की नंबर ऑफ मिलिटेंट्स थे वो कोई 60-50 थे। तो उनके पास सारे वेपन जो था ऑटोमेटिक था, हमारे पास सिंगल फायर वाली वेपन रहते, उसको क्या बोलते उसको। तो उस फायरिंग में फिर क्या हुआ कि हमारी फैमिली लॉस हुई। उसके बाद में एक आश्रम में पढ़ने चला गया, आश्रम में 10th किया। 10th के बाद जब मेरे को आश्रम से निकल गया तो मेरे को कहीं पढ़ने का जीरा नहीं मिला। तो फिर हमारे फॉर्मर पहले जो गुलाम नबी आज़ाद का नाम तो सुना ही होगा आपने, हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के रह चुके, उनके साथ इनकी सभा थी हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उनने बोला हाँ तो मैं तुझे दिल्ली में पढ़ाऊँगा। फिर उनने सर, उनके फ्रेंड थे तो उनने सर को कॉल किया, बोलते कि बेटा तुम्हें इधर आना पुणे में पढ़ने के लिए। और 9 सितंबर 2012 में मैं पुणे आया। पुणे में आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। तो अभी इन फ्यूचर में अभी मैं सरहद की तरफ से ही मैं पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें मेरे जैसे बच्चे पढ़ेंगे। आप सभी लोग बहुत सारा आतंक वहां पे देख के आए हो, क्या घटनाएं हैं आपको याद आती है अभी जब आप वो जमाने में वहां पे रहते थे, जब आप छोटे बच्चे थे और आपकी आंखों के सामने जैसे आपने अभी बताया कि हमला हुआ था और 10-12 लोग मारे गए, तो ये चीजें आप आज भी याद आती हैं और ये देखने के बाद या ऐसा लगता है कभी कि वापस वहां जाए नहीं, हम यहीं पे रहें और अच्छा काम कर सकें, ऐसा लगता है? सर जब हम ये याद करते हैं तो पहले हमारे मतलब इमोशंस टच कर लेते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि वहां पे वापस जाए, लेकिन बदले के हिसाब से नहीं, बदलाव के हिसाब से वापस जाए। क्या? और ये सीख हम पुणे और महाराष्ट्र के राज्य से लेकर कश्मीर में एक मिसाल देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र जैसा शहर जो इंडिया में पॉपुलेशन से नहीं लेकिन डेवलपमेंट में नंबर 1 पे है, वो अगर हमारे सहयोग में खड़ा है तो हमें किसी चीज का कौन सा डर है? क्या बात है। आज देखेंगे आप, जो 6 महीने से जम्मू कश्मीर बंद था, हमने 1500 से ज्यादा बच्चों को वहां से बाहर निकाला, उनको महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एजुकेशन, किसी को इंडस्ट्री, किसी को किसी न किसी फील्ड में एकोमोडेट किया। और आज अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं हमारे देश जैसा देश कहीं भी नहीं है। क्या बात। और जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो प्रेफर करते हैं पढ़ाई के लिए पूना करेंगे, दिल्ली करेंगे और चंडीगढ़ करेंगे, लेकिन लाहौर और कराची कभी भी नहीं करते हैं। तो ये एक जो ट्रस्ट डिफिशिएंसी जिसे हम कहेंगे आजकल लोगों में है, वो जो जम्मू कश्मीर का दौर था ये सही है, हमने सफर बहुत किया है, हमने हमारे सामने देखा है, मेरे 2 मामा मारे गए, उनको मारा गया, हमने वो आंखों से देखा है सब कुछ। लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहते हैं कि हमें किसी चीज का बदला चाहिए, हम कहते हैं हमें सोशली पीसफुल स्टेट चाहिए। हर एक बच्चे को उसका हक है, उसको डिग्निटी के साथ जीने दो, उसको उसके सम्मान के साथ जीने दो। हमारा यही उद्देश्य है जो आज हम पिछले 4 सालों से ये मुहिम चला रहे हैं कि आज हमारा रेशियो है कम से कम 15 लाख से ज्यादा यूथ के साथ हमने कांटेक्ट बना लिया है इंडिया में। ओके। तो यही उद्देश्य है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। कहते हैं ना, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम इंसानियत है, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जो इंसानियत जाने, जो इंसानियत जाने। क्या बात। तो क्या बात। इस उद्देश्य से हम बाहर निकले हैं सर। सफर हमने भी बहुत किया है, जम्मू कश्मीर के हर बच्चे ने सफर किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वी नीड सम चेंज।
और वो चेंज हम तब ला सकते हैं जब आप जैसे लोग हमारे सहयोग में खड़े रहेंगे, नाहर सर जैसे लोग हमारे सहयोग में खड़े रहेंगे। ओके, तो आप अभी बता रहे थे कि बहुत छोटे थे आप और 3-4 साल के थे, यहाँ आने के बाद आइसक्रीम खिलाया आपको, सब पैसा भी दिया, तो आज भी ऐसा लगता है कि माँ बाप की याद आती है और वहां जाने की इच्छा होती है? आप मिस करते हो सब घर वाले को? आप सभी को ये सवाल है मेरा, वहां पे जो भी घर वाले अभी रहते हैं उनको आप मिस कर लेते हो? उनको यहाँ लाने की कोशिश करते हो कि ये अच्छा है महाराष्ट्र में रहते हैं? नहीं, अभी क्या है, अभी हम लोग सब को ये कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। हम लोगों का ऐसा प्लान है कि अगर हम यहाँ पे हो गए सेटल, हमारा एजुकेशन हो गया, कोई डॉक्टरी कर रहा है या कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई किसी अपने फील्ड्स में, हमें गारंटी है कि हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे। लेकिन होता है क्या है कि कश्मीर का प्रॉब्लम ऐसा है कि जो लोग वहाँ एजुकेटेड लोग हैं या जो वेल सेटेड है, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बाहर जाए और अपनी इंडस्ट्री या छोटी बिजनेस है वो हम आउट ऑफ कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है। कोई नहीं चाहता कि यार मेरी बिजनेस ऐसे प्रॉब्लम 10 दिन बंद रहे, 6 महीने बंद रहे। कोई नहीं चाहता कि मैं स्कूल बंद रहे, सब लोग पीस चाहते। तो जो लोग ऐसे लोग होते वो बाहर आते। लेकिन हमारा कुछ प्लान अलग है। हम लोग अगर यहाँ एजुकेटेड होते या डॉक्टर बनते, जो बनते, हम लोग चाहते कि हम लोग वहाँ वापस जाए, वहाँ कि जो हमें सोशली हेल्प मिला है या जो हम सोशली किया है, हमारे हाथ से अगर थोड़ी सी चेंज आए, वो हम यही चाहते हैं कि हम वापस जाए और जो थोड़ी सी चेंज हम ला सके वहाँ पे, जो वहाँ की हालात है, इसलिए हम लोग सब वापस जा रहे हैं। अभी तो अभी आपने पूछा याद का सवाल, हमें यहाँ 14 साल हो गए, 14 साल। अब जो हमें याद आती थी अब उतनी आती नहीं है। अब हमें इसकी आदत हो गई है, साल में एक बार जाते हैं, 1-2 महीने वहाँ पे रहते हैं, फिर वापस आते हैं। जो हमारे पेरेंट्स है या जिसके है जिसके नहीं है, वो सब उनको भी इस चीज़ की आदत हो गई है कि हाँ ये 1 महीने यहाँ आते हैं, रुकते, ये भी पूरा वो एडजस्ट हो गया, उसका कोई इशू नहीं है किसी के साथ। लेकिन रोजमर्रा वहां पे जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो भी अटैक्स होते हैं, वो सुनने के बाद, टेलीविजन पे देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो वहां पे जो माँ बाप है या कोई रिलेटिव्स हैं, उनको भी बोल दें एक बार कि यहाँ आ जाए, सेफली रहेंगे, अच्छा है यहाँ पे? ऐसा नहीं लगता? नहीं, ये तो 3 लाख के ऊपर से पॉपुलेशन है, हम उन सबको यहाँ नहीं लगा सकते। नहीं, सबको नहीं, आपके जो 140 स्टूडेंट्स आपके वहां पे हैं, यहाँ पे जो रहते हैं। सर क्या होता है कि जब हम ये सुनते हैं, जब हम न्यूज देखते हैं और जब हमें डर लगता है, लेकिन उनको वहां से बाहर निकालना, उनको बाहर निकालेंगे वो हमारे हैं, लेकिन जो बाकी के कॉमन लोग हैं तो वो वहीं पे रहेंगे। तो ये मतलब हम चाहते हैं कि हम वहीं पे ऐसा बदलाव लेके आए कि किसी को बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े। यानी महाराष्ट्र में जैसा है वहां पे वैसा होना चाहिए माहोल। म्हणजे मला असं म्हणायचं की आपण जसं आता महाराष्ट्रात म्हणजे कसं आपण फिरतो, रात्री कुठेही गेलो, आता आम्ही निघणार रात्री 1:30 वाजता पुण्यात पोहोचणार, म्हणजे हे जी एक सिस्टम पीसफुल आहे, रस्त्यात चेकिंग होणार, काय होणार, 10 वेळा कुणी अडवणार, चेकिंग करणार, काय असं, म्हणजे हे मुफ्त स्टेट आम्हाला ते करायचे। असं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक दिया जो है वो पूरे इसको रोशन तो नहीं कर सकता है, लेकिन अपना आजू बाजू का एरिया रोशन कर सकता है। तो हम वो कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है उतनी हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है कि शांतता लेके आए। ओके, मुझे बताइए, आप सभी लोग अभी ऐसे उम्र में हो, ऐसे एज में हो कि अब आगे की जिंदगी के सोचने की आपकी सही मायने में टाइम आ गया है, तो क्या सोचते हो आपकी आगे की जिंदगी कैसी होगी? आपकी शादी हुई है किसी की यहाँ पे? नहीं हुई है। शादी करना चाहते हैं? आई थिंक शादी तो हर कोई करता है, ऐसा कह नहीं सकते, आप किसी को पूछ नहीं सकते कि आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। करना चाहते हो आप? जी, क्यों नहीं। अगर करना चाहोगे तो कश्मीर की लड़की चाहोगे या महाराष्ट्र की? ये तो देखा जाएगा, मेरी सक्सेस पे डिपेंड करता है, मैं किस काबिलियत के लायक रहूंगा, उस हिसाब से देखा जाएगा। क्या बात सर, इसने अभी जब हम पुणे से यहाँ आ रहे थे तो एक बार गाड़ी ने जोर से ब्रेक दे दी तो ये सीट को लग गया, तो ये ड्राइवर को कहते हैं भैया धीरे चलाना, अभी तक सगाई भी नहीं हो गई। क्या बात, ये इसीलिए मैंने पूछा था। वो आपके जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने मुझे कॉल भी किया था दोपहर में, तो ये बताने के लिए कि ऐसे ये बात कर रहे हैं। तो मुझे सही मायने में ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में है कि आप लोगों की अब शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, महाराष्ट्र में सेटल ही हो जाएंगे, सरहद के साथ काम करेंगे, ये सरहद का जो मोटो है, जो मोटिव है वो बढ़ाएंगे, ऐसा ही लगता है? वो
पहले भी बोला हमने कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं ना, जो लोग अच्छे सेटल होते हैं, वो कोशिश करते हैं बाहर रहने की, क्योंकि इनकी जिंदगी पीसफुल बन जाती। हमारी भी सोच यही होनी चाहिए कि यार हम अपनी फैमिली को लेके आए और यहाँ हम पीसफुल रहे, लेकिन जो फिर वहां की हालात होगी वो वैसी रहेगी, वो कौन चेंज करेगा। लेकिन वहां के हालात क्यों नहीं बदल रही हैं, क्या लगता है आपको? उसके कारण बहुत सारे हैं। कारण अगर हम शुरू करें तो वो बहुत लंबी प्रोसेस है, फिर भी कुछ कारण ऐसे है कि अगर हम अभी का अभी ले और छोड़ो 90s का बात करो, अभी मुझे जो लगता है पर्सनली, जो अभी के 6 महीने की हालात है वो शुरू है 2007 से। वो जो अफजल गुरु की जो फांसी थी वहां से वो शुरू हुआ एक्चुअली, वो जो हालात के ये प्रॉब्लम था। हमें समझ में कि क्या नहीं आ रहा है, एज ए इंडियन अगर हम बात करते हैं, हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभी बात अगर हम ऐसे करेंगे, ये जो होते हैं, जो लोग हालात खराब करना चाहते हैं, उनको सिर्फ मौका चाहिए होता है कि हम हालात कैसे खराब करें। 90s तक जो इंडियन आर्मी और जो वहां का कश्मीरी था, उनका रिश्ता दूर दूर का था 1919 तक। 1990 से 2004 तक इंडियन आर्मी ने बहुत कोशिश की कि हम रिश्ता आगे बनाए, तभी ये पीस, क्योंकि वहां ग्राउंड लेवल पे तो लोग, आर्मी और वहां के लोग, इन दोनों को ठीक होना है। बाकी तो ये कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग नहीं, कोई नहीं। मतलब हम लोग यहाँ दूर बैठ के तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड है वो लोग। तो 2004 तक 99 से ये 5 साल आर्मी ने इसे टूर्स निकाले, स्कूल्स खोले, तो बहुत सारे काम किया, तो बहुत पीस आ रही थी। आप पढ़ो ये जानो, 99 से 2004 तक, 5 तक, 6 तक बहुत पीस थी, बहुत 90% काम खत्म हो गया था उन लोगों का। लेकिन हुआ क्या, यूं जो अफजल गुरु की फांसी हो गई, वो पॉलिटिकल फांसी हो गई, उस पे हमने ध्यान नहीं दिया कि वो सही था या नहीं सही था। वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या नहीं था, हमें वो देखना था कि वो सही था या नहीं। वो उधर चिंगारी लग गई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को भड़काया गया, देखो आपके साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। लोग बाहर आ गए कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अगर हमने उस वक्त जो लोगों पे गोली न मारी होती, लोगों को, हाँ लोग वहां से पत्थर मारे थे तो फिक्स है, लेकिन हमले हर जगह होते कि मगर लोगों पे गोलियां नहीं मारी जाती। बाकी दुनिया के किसी भी, दुनिया के नहीं, अपने इंडिया के किसी कोने में लोगों पे गोलियां नहीं मारी जाती, वहां पे गोली मारी गई। लास्ट साल ऐसे है 1000 यंगस्टर जिनकी आंखें गई है पैलेट से। 1000 पीपल, ये हिस्ट्री देखो आप, कितने लोग मारे गए। 6 महीना पूरा बंद था। ये यूं था कि ये लोगों का, जो लोगों ने बनाया था प्लान, वो उसमें कामयाब हो गए और हम लोग उसमें हार रहे। वो लोग जो चाहते हैं हम वही कर रहे। अगर वो लोग सामने भी आते कैंप के पास तो उनको आने दे। उनके पास कुछ पेट्रोल नहीं है, गम नहीं है, बम नहीं है कि वो हमें कैंप, वो हमें मार के हमें उड़ा दे। उनके पास सिर्फ पत्थर है, लेकिन हमारे पास सेफ्टी रहता है आर्मी के पास, तो पत्थर मारते हैं। हाँ, उनसे बात करे कि यार क्यों क्या, लेकिन वो अभी भी मतलब कुछ 6 महीने पहले जो आर्मी चीफ है उसने बोला कि वी विल ट्रीट देम लाइक टेररिस्ट्स। अगर वो पत्थर लेके आते हैं या कैंप के सामने आते हैं या हमारे एक्टिविटीज में वो डिस्टर्बेंस लाते हैं, तो वी विल ट्रीट देम लाइक टेररिस्ट्स। जब कोई कॉमन इंसान ऐसी बात सुनता है कि हमें टेररिस्ट के जैसे हमें बिहेव किया जाएगा, तो उसके जो फीलिंग होती है तो वो डिस्कनेक्ट होता है। तो वो सोचता है कि नहीं, फिर ये मेरा देश हो नहीं सकता। अगर मैं उनको हमला कर रहा हूँ, वहां से वो अगर मुझे वो हमला करे ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे एज ए टेररिस्ट फील करे तो फिर ये मेरा देश नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे किस्से जो हम लोग अभी, जिससे ये दूरियां होती है। हाँ। तो आप जैसे बच्चे लोग जो हों वो यहाँ पे आए हुए हो, 140 की तादाद में आप यहाँ पे हो, लड़कियां भी यहाँ पे आती हैं वहां से सरहद में। तो लड़कियां जब वहां से छोड़ी जाती हैं, या लड़कियों के जो भी पेरेंट्स होते हैं वो भी छोड़ देते हैं कि ठीक है, हो जाएगा अच्छा मेरे बेटी का? जी सर, वो अभी सर ये टाइम पे पहले भी लड़कियां बाहर आती थी सर, लेकिन बहुत कम आती थी। आज का दौर ऐसा है कि लड़कों के कंपटीशन में ही लड़कियां बाहर आती है, क्योंकि वहां रहकर अभी जैसे आपने सुना प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, केसेस वगैरह वगैरह, जो भी माहौल देखा जाए तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो बाहर जाकर सेफ रहेगी, बाहर जाकर अच्छी एजुकेशन लेगी, बाहर जाकर पढ़ेगी।
तो इसलिए लड़कियों को भी वो प्रेफर करते हैं कि वो उनको बाहर भेजे, बाहर इन द सेंस दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, पूना, ज्यादातर पूना को प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि पूना जैसे शहर और एजुकेशन के हिसाब से वहां पे आते बहुत हैं। बहुत बढ़िया है। मुंबई को प्रेफर करते हैं। तो लड़कियों को बिना जिया झुके, बिना इसके हिक के वो लोग बोलते हैं आप जाइए, आप वहां पे पढ़िए। उल्टा पेरेंट्स वहां से उठाकर लड़कियों को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। ओके, सरहद में। तो ये भी हमें एक सोचने की बात है कि अगर वहां के लोगों को भरोसा नहीं रहता तो वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ते ही नहीं। ये भी एक बहुत गौर करने की बात है सर, क्योंकि हमेशा क्या देखा जाता है, कुछ परसेंट है। मैंने हमेशा कहा है, जब जो 2014 का इलेक्शन हो गया लोकसभा का, तब जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट बहुत ठंडा था, लेकिन उसके बावजूद भी 74% वोटिंग हो गई जम्मू कश्मीर स्टेट से। क्या बात। इसका मतलब लोगों को डेमोक्रेसी पसंद है, इसलिए उन्होंने वोट दिए। उनको भारत के साथ रहना है, इसलिए उन्होंने वोट दिए। और जम्मू कश्मीर में बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एज अ कश्मीरी यूथ, जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें, वो उसको अलग नहीं कर सकते। तो हमें आपस में लोगों को ह्यूमन, इसके हिसाब से, ह्यूमन फीलिंग के हिसाब से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। आप देखें कि कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सही बात है, बिल्कुल। यानी कि लड़ते रहने में कुछ हल नहीं है। इसकी एक मिसाल यही है कि हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। नहीं तो लोग, अभी मैं बीच में सोलापुर गया था, नहीं यही का वाकया है। 2014 में मैं कोल्हापुर आया था, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में आया था। यहाँ पे पाटिल साहब तब कुलगुरु थे, तो उनसे रास्ते में मैं रुका, तो हम कुछ तो ले रहे थे। फिर किसी ने, हम कश्मीरी में बात कर रहे थे, हम 2 लोग थे। तो किसी ने पूछा कि आप लोग कहाँ से हो? मैंने कहा हम कश्मीर से है। तो उसका ऐसा, क्या तुम्ही कश्मीर वर नाहीत हो, इत काय करते? तो मैंने बोला आप इतने क्यों ये हो रहे हो, कश्मीर यहीं पे है। तो हम कश्मीर से यहाँ युनिव्हर्सिटी में एक प्रोग्राम है, वहां पे जा रहे। नाही, मी तर असं ऐकलंय की तिथं सगळे आहे ना, ते तुमच्याकडे सगळ्यांकडे बंदूक असतात, सगळे लोक आतरिकी, सगळे म्हणजे हा एक जो आपण विचार आपला बघण्याचा दृष्टिकोन म्हणतो मी, तर ते खऱ्या अर्थाने आपण बदलला पाहिजे माणसांनी, की त्यांच्याकडे। आणि हा लहान मुलगा आहे, ह्याला असं प्रश्न विचारलं तर ह्याचा मनाला कुठं लागेल हे? तर हे बरेचसे प्रश्न आहेत, बरेचशे गोष्टी आहेत ज्याच्यावर आपल्याला विचार करावा लागेल, सेन्सिटिव्हली बघावं लागेल। आणि मला आता हे आवडेल की तुम्ही लोक जेवढा आम्हाला प्रश्न विचारतील आम्ही उत्तर देऊ, हे मला सर्वात आवडेल। म्हणजे हे माझ्यासाठी खूप नक्की। उनकी तरफ से एक सवाल पूछता हूं आपको। सरहद ये जो संस्था है जो हमने सुनी है, आपने भी बताया है कि वहां से बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं और वहां पे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली सरहद में क्या होता है, क्या क्या आप कर लेते हो? सर, सरहद संस्था ऐसी संस्था है जो हर एक देश के हर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करती है। चाहे आसाम रहने दो, बोडोलैंड रहने दो, मणिपुर के कुछ बच्चे हैं, पंजाब में जब हालात खराब थे पंजाब में काम हुआ। जम्मू कश्मीर तो 60 सालों से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, उस पर थप्पा लग गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन ही है, तो उसमें काम कर रहा है। तो सरहद संस्था एग्जैक्टली ये काम करती है जम्मू कश्मीर के लिए, कि जो जम्मू कश्मीर के यूथ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लेम क्या है कि काश्मीर मध्ये भारतासाठी जी नेगेटिव्हिटी आहे आणि भारतात जे काश्मीरसाठी नेगेटिव्हिटी आहे, ही एक खूप मोठा हा प्रश्न आहे। तर सरहद संस्था ही काम करते, तिकडे जाऊन जम्मू काश्मीरचे जे विद्यार्थी गट असतात त्यांना बाहेर आणतो, बाहेर आणून त्यांना तुमच्या समोर असे रेडी करतात की त्यांची जे माइंड आहे तो एकदम सेट होतो। जसे आम्ही 6 जण इथं तुमच्या समोर बसलेला आहे, हा मुलगा आज IAS ची तयारी करत आहे आणि हा विद्यार्थी ज्याच्या कुटुंबाचे एकाच रात्री 15 माणसं मारले गेलेत, ह्याचं वय होतं 2.5 किंवा 3 वर्षाचा। तर तुम्ही विचार करा, म्हणजे असा मुलगा जर हा उद्देशाने इथं आला असेल की आम्ही खूप सफर केला आहे, आम्ही खूप भोगलेलं आहे, आम्ही खूप बघितलं आहे, आता अजून आम्हाला पुढे बघायचं नाहीये, तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा आणि तुम्ही असं काय करू नका, मग तुमच्या आणि
त्यांच्यात अंतर काय राहणार? कुछ भी फर्क नहीं रहेगा. कहते हैं ना, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे का भी रोशनदान होना चाहिए. हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, लेकिन पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए. तो फिर फर्क कुछ नहीं रहेगा सर. तो ये जो सरहद संस्था काम करती है, बाउंड का ये सकाड़ भी, इसमें सकाड़ ग्रुप ने भी सरहद संस्था के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में 6 एम्बुलेंस दिए हैं, आपको मालूम रहेगा. तो आज उस 6 एम्बुलेंस के पीछे 16 लोग काम करते हैं. मतलब 16 लोगों का अट्रैक्शन हो गई कि नहीं, एम्बुलेंस है, हम काम करते हैं. यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, जम्मू कश्मीर में हमें ऐसे प्रयोग करने की जरूरत है. और हमने सरहद संस्था के माध्यम से आश नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो हाफ विडोज महिलाओं के लिए है, विडोज महिलाओं के लिए है. कुलन पोशपुर नाम का एक गांव है, जहां पे 2006 में रेप हो गया था 150 से 600 औरतों का. तो वहां पे जो है ये काम औरतों को हमने दिया है कि नो प्रॉफिट और नो, इस पे जो भी उसमें प्रोडक्ट बिकता है वो डायरेक्टली उनके पास वो कमाई जाती है. तो उसमें आज 150 महिलाएं काम करती है. क्या बात. और वो 150 महिलाएं हमें फोर्स करती है कि हमें टूर निकालो, हमें देखना है, हमें इंडिया में आना है, हमें घूमना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें महाराष्ट्र जाना है. किसी ने तो कहा था मुझे, वहां पे लहसुनी चटनी बड़ी फेमस रहती है, वो लेके आ जाना. मतलब ये एक ह्यूमन बॉन्ड जो बढ़ रहा है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है. तो ऐसे प्रयोग जो है सरहद संस्था जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से करते आई. क्या बात है. तो फिलहाल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपके साथ अभी? अभी हमारे पास पुणे में 150 स्टूडेंट सिर्फ सरहद में है. सरहद इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पुणे जहां पे 150 बच्चे कश्मीरी कॉलेज से लेकर, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर, सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर पढ़ाई करते हैं. और इसका फ्री ऑफ खर्चा, कास्ट. इसका खर्चा कौन? फ्री ऑफ कास्ट. सरहद संस्था मला वाटतं सरहदसाठी ह्या जोरदार टाळ्या व्हायला हव्या, कारण इतकं मोठं काम अशा मुलांसाठी कुठलंही पैसे न आकारता त्यांनी करणं गेल्या अनेक, कितने साल हो गए सरहद को? 14 साल हमें हो गए सर पुणे 14 वर्ष. और सरहद संस्था कश्मीर में 30 सालों से काम कर रही है. क्या बात है. मुझे लगता है कि और सरहद, आम्हाला गर्व आहे की आम्ही सरहद संस्था के हम एक हिस्सा है. हम सरहद संस्था के साथ काम कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाए हम सरहद संस्था के साथ, पुणे के साथ, महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहेंगे. क्या बात है. मला वाटतं हा आत्मविश्वास आणि ही जिद्द या ऊर्जा महोत्सवामध्ये यावर्षीच्या खऱ्या अर्थाने एक वेगळा संदेश आणि वेगळ्या माणसांची ही ओळख आहे. कारण आतापर्यंत आपण असं बघितलं की शून्यातनं विश्व निर्माण करणारी माणसं आपण भेटलो, त्यांना यशस्वी होताना बघितलं, त्यांनी व्यवसायामध्ये किती जास्त मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवलं हे बघितलं. पण अशी मुलं जी 2 आणि 2.5 वर्षाची असताना आपल्या घरातल्या कुटुंबातल्या सदस्यांशी ज्यांनी मृत्यू डोळ्यासमोर बघितला, अशी मुलं स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी इतक्या जिद्दीनं इथे येतात आणि एका वेगळ्या राज्याच्या वेगळ्या भाषेशी इतकी घट्ट नाळ जोडू पाहतात. मला वाटतं यासाठी खऱ्या अर्थानं खूप मोठं धैर्य लागतं. ते काळीज अत्यंत मोठं असावं लागतं आणि ते सरहद संस्थेच्या निमित्तानं या 6 धैर्यवान मुलांना आपण भेटतोय आणि त्यांच्याकडून ऐकतोय. तुमच्या मनामध्ये जर काही प्रश्न असतील या विषयाशी निगडीत तर मला वाटतं विचारायला हरकत नाही, कारण आपल्याकडे वेळ थोडासा कमी आहे. तुम्ही प्रश्न विचारू शकता त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या अपब्रिंगिंगवर आणि त्यांचं खरंच ध्येय काय होतं, त्यांची इच्छा काय होती, त्यांची इच्छाशक्ती किती दांडगी होती, याविषयी आपण त्यांच्याकडून आणखी काही जाणून घेऊयात तुमच्या प्रश्नांच्या माध्यमातून. हॅलो, नमस्कार सर. की काश्मीरच्या अधोगतीला नेमका कोणता घटक जबाबदार आहे असं तुम्हाला वाटतं? आणि भारतीय सैनिकाविषयी जे वेगवेगळे गैरसमज काश्मीरच्या बाबतीमध्ये पसरविले जातात, नेमके भारतीय सैनिकाचे काश्मीरमध्ये नेमकं काय योगदान आहे? त्याचबरोबर भविष्यामध्ये तुम्ही महाराष्ट्रामधील उच्च शिक्षण घेऊन की काश्मीरमध्ये जाऊन कोणतं कार्य करणार आहे असं मला विचारावंसं वाटतं. जम्मू काश्मीर म्हणजे सैनिकांबाबत जम्मू काश्मीर
सैनिक गट जो आहे तो जम्मू काश्मीरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणे स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये आणि एज्युकेशन फील्डमध्ये काम पण करतो आणि ॲम्ब्युलन्स पण प्रोव्हाइड करतो. आता मी तुम्हाला पहिलेच सांगतो, नाव नाही घेणार, काही एजन्सीज आहे जम्मू काश्मीरमध्ये ज्यांना असं वाटत नाही की हा प्रश्न सुटावं. जर हा प्रश्न सुटला तर त्यांचे दुकानं बंद होणार. तर हे जम्मू काश्मीरमध्ये जो बाउंड वाढत आहे, तुम्हाला एक सांगतो, एक मेंढ म्हणजे जो शीप पालने वाला रहता है ना, तो जेव्हा माहिती देणार नाही तोपर्यंत आर्मी वाल्याला कळणार नाही की इथं खरं कोण आहे, आतंकी आला आहे की नाही. हा तिकडचा स्थानिक माणूस माहिती देतो आर्मी फौजला की इकडं असं चाललं आहे. तो स्थानिक काश्मीरी असतो, हे पण आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. तो स्थानिक काश्मीरी असतो आणि ते आर्मी जाऊन तिथं ऑपरेशन करतात, तिथे हे करतात, त्यांना धरतात, त्यांना पकडतात, त्यांना मारतात. तर ह्याचं मी हे सांगू इच्छितोय की तेवढ्याच लेवलनी जम्मू काश्मीरचे लोक पण आर्मी बरोबर जुडलेले आहेत आणि तेवढेच लेवलनी आर्मी पण जम्मू काश्मीरच्या लोकांबरोबर जुडलेले आहेत. पण काही 15% लोक आहेत ज्यांना वाटत नाही की शांतता हवी. विचार. आणि आमचा पुढे असं विचार आहे, महाराष्ट्र एक खूप मोठा शहर आहे आणि खूप सपोर्टिव्ह शहर आहे महाराष्ट्र. आम्ही 14 वर्ष मी माझ्या इथं महाराष्ट्रात माझे 14 वर्ष झाले इथं. पूर्ण महाराष्ट्र, कोल्हापूर असू द्या, सोलापूर असू द्या, कराड, अकलूज, अक्कलकोट, असे बारीक बारीक मी प्रत्येक ठिकाणी फिरलो आहे. आणि जेवढं कॉपरेटिव्ह महाराष्ट्र स्टेट आहे तेवढं मला कोण अजून वाटलं नाही. क्या बात. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिया पाटिल है. मेरे खुद के फैमिली से 3 लोग आर्मी में हैं और मेरे ग्रैंडफादर 1971 के वॉर में थे और मेरे फादर कारगिल के वॉर में थे. तो जैसे सर ने बताया कि वहाँ के लोकलाइट्स ही सपोर्ट करते हैं कि कितने लोग एक्चुअली मिलिटेंट्स हैं, वो मेरे खुद के पेरेंट ने, मेरे पापा ने एक्सपीरियंस किया है. और वो लोग इशारे से लिटरली बताते हैं जो शेफर्ड्स होते हैं कि 2 है, सब 4 है, नीचे है, ऊपर है, झाड़ियों के पीछे है वगैरह. और उस वजह से सच में आर्मी वहाँ पर इफेक्टिवली काम कर पाती है. और ये मेरा फैमिली एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं मतलब बता रही हूँ. और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे इतना आर्मी का बैकग्राउंड होते हुए मुझे जम्मू कश्मीर के मामले में मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे खुद के देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए सरहद जैसी इतनी अच्छी संस्था अगर काम कर रही है, मैं खुद नहीं जानती थी आज इस समय तक इस संस्था के बारे में, तो मीडिया इसे सामने क्यों नहीं लाती? मतलब जनरल लोग क्यों नहीं जान पाते कि ऐसी भी एक संस्था काम कर रही है? अपार्ट फ्रॉम ये लोग जो जम्मू कश्मीर से आकर वहाँ पर रह रहे हैं, उनके अलावा बाकियों को क्यों नहीं पता चल रहा कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि सरहद जैसे लोग काम कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि ये सर सवाल मैं है. आसाम में भी रह चुकी हूँ, वहाँ पर भी नक्सलवादियों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते थे, हमारे रहते मेरे पापा की यूनिट के 2-4 लोग मारे जा चुके हैं और वो न्यूज़ हमने सुनी है. और आई वॉज एट द एज ऑफ आई वॉज लाइक 9th and 10th में जा रही थी मैं स्कूल, और तब हमारे यूनिट के पापा की यूनिट के दोस्त वगैरह आर्मी से मतलब छुट्टी काट कर आते थे या फिर पोस्टिंग जाते समय ट्रेन से मारकर फेंक दिए जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था. लिटरली मैंने वहाँ के 9th और 10th के 2 साल जेल कैदियों की तरह उस कैंपस में बिताए हैं. हमारे पूरे आर्मी के फैमिलीज को वहाँ जो भी मिलता था या जो भी रहता था, रेशन हो, ग्रोसरी हो, कपड़े हो, ना दिवाली ना होली, जो अंदर है वही, बाहर जो गया वो वापस आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर अगर ऐसी संस्था के बारे में लोगों को पता चला तो शायद लोगों का जीना आसान हो जाएगा. बिल्कुल आसान हो जाएगा. एंड इसीलिए तो आज हमने उन सरहद के लोगों को यहाँ पे बुलाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये न्यूज पहुंचे, क्योंकि ये इतना अच्छा डायस है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. यहाँ से जितने लोग यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं उतने लोग ऊर्जा उतनी ही फैलाते हैं और ये माध्यम से सरहद संस्था लोगों के सामने आ रही है. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने जो वहाँ पे जिंदगी बिताई है वही तरह की जिंदगी इन्होंने भी बिताई है, लेकिन आप ये साइड में थे, ये वो साइड में थे, इतना ही फर्क है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. और कोई है यहाँ पे सवाल? प्लीज. सर, आपण मलाल के
बारे में कुछ कहेगा क्या? मलाला मलाला जो लड़की हुई ना, उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये डाइश जो है सर, वो मलाला व्हेरी जाती काश्मीरची मामला नाहीये, ती पाकिस्तानची आहे. म्हणजे विचारायचं काय आहे तुम्हाला? म्हणजे मलालावर जो काही हल्ला झाला दहशतवाद्यांनी, की जी मुलगी लहान वयामध्ये शिक्षणाबद्दल स्ट्रगल करते आहे, स्ट्रगल करते, तिच्याबद्दल आपण काही सांगू शकाल का? तिकडचा नियम जो आहे वेगळा आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये कॉन्फ्लिक्ट झोनवर खूप मोठ्या प्रमाणे वार चालू आहे आणि इस्लामिक इथिक्स असल्यामुळे तिथं मुलींना आणि महिलांना शिक्षणाचा खूप कमी प्रभाव. तिकडचे लोक म्हणतात शिकूच नका तुम्ही फक्त जे इस्लामिक शिक्षण आहे तेवढंच शिका. आणि त्यांनी स्ट्रगल ह्याच्यासाठी केलं की सगळी जेवढी पण महिला आहे, जेवढी पण विद्यार्थिनी आहे तिकडं, त्यांना शिकू द्या ह्याच्यासाठी त्यांनी. आणि हे तालिबान किंवा त्यांना जो कोणी हमला केला त्यांना पटला नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्यावर हमला केला. जय जिनेंद्र भैया, अस्सलाम वालेकुम मेरी ओर से आप सबको. सबसे पहले तो भट्ट भाई, सभी लोगों की वजह ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ. जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया और जो आपने बोला कि इतने छोटे बच्चे के दिल पे असर क्या होगा, ये ध्यान में नहीं रहा, तो सही मैं माफ़ी मांगती हूँ सबकी ओर से, सारे महाराष्ट्रियन की ओर से. और इलियास भाई, आपको बताना चाहती हूँ कि जिस ढंग से वहाँ पत्थर भेजे जाते हैं, मारे जाते हैं, जिस सोच से, बस वही सोच से भट्ट भाई उन्होंने भी आपसे कुछ सवाल किए होंगे. बाकी तो जितने कश्मीरी हमारे हैं उतने ही हम भी आपके हैं. मला सगळं मान्य आहे, मी म्हणून तर ह्या गोष्टींना इग्नोर करून पुढे चालतोय. तर असल्या गोष्टींना जर आपण लक्षात ठेवू तर कोणीही काम करू शकत नाही ताई, म्हणून मी हे गोष्टी इग्नोर नेहमीच करतो. ओके, आता माझा मुख्य प्रश्न, अब मेरा जो मैं सवाल पूछना चाहती, आप सारे लोगों की बात सुनने के बाद कि आपने बताया कि आप थर्ड में थे लेकिन नहीं पता था कि दुनिया कैसी है या इसके आगे भी कुछ है, या आप लोगों ने ट्रेन भी नहीं देखी, तो मेरे दिल में यही सवाल आया, आपको वहाँ एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है स्कूलों में? आप पढ़ते क्या है मतलब? हाँ, एकदम सही क्वेश्चन है. जो हम लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से, पहले तो हम लोग एकदम बॉर्डर के पास थे. 2000 तक हमारे दूर दूर स्कूल थे ही नहीं. दूसरी बात ऐसी होती थी कि हमें चलना पड़ता था 4 से 5 किलोमीटर. यहाँ पे क्या होता है, जब पेरेंट्स होता है वो जाके अपनी जो बच्चा या बेटी होता है उसको बस में बैठाता है, बस वाला केयर पूरा देखता है कि वो स्कूल जाएगा. हमारा सिस्टम ऐसा था. हमारे एरिया में खूबसूरती बहुत सारी हुआ करती थी, सेब, नाशपाती, अच्छी चीजें, बोलते जाओ स्कूल, छोड़ते थे. 4 किलोमीटर में हमें ऐसा खाने की परेशानी कुछ नहीं होती थी. सेब था, नाशपाती था, हम लोग खाते थे. स्कूल जाने का कुछ टेंशन ही नहीं होता था, क्योंकि क्या होता स्कूल में हमें पूरा दिन बैठना पड़ता था ऐसे टीचर के सामने. उससे अच्छा हमारे पास सेब थे, ये थे, क्योंकि उतनी सोच होती नहीं थी कि यार नहीं स्कूल जाना है. उससे ये होता है टीवी की बहुत कम था, या न्यूज़पेपर्स नहीं हुआ करते थे जो हमें सिखाए कि नहीं फ्यूचर होता है. हमसे आगे जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत कम होते थे. ग्रेजुएट मोस्टली तब जब आते तो कोई नहीं था. 10th पास के कुछ लोग थे. तो हमें ये कोई नहीं होता था कि नहीं इसकी एजुकेशन का क्या वैल्यू. हमें लगता नहीं यार 3-4 साल हम छोटे यहाँ जाते हैं, उसके बाद हमें भी खेती बाड़ी करना है. इसीलिए उतना कुछ लोग म्हणजे म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की खेडेगावच्या लोकांना त्यावेळी शिक्षणाचा अर्थ माहित नव्हतं, कारण न्यूजपेपर नव्हतं, टेलिव्हिजन नव्हतं, काहीच नव्हतं. आणि वर्ण आतरिकांचा एवढं प्रभाव होतं. आणि आपण 4 ते 5 किलोमीटर जायचं म्हटल्यावर 2 किलोमीटर चालायचं, सफरचंदचा बाग दिसलं आपण विसरायचोच की शाळा जायचे का नाही जायचे. तर अशी घटना घटायची आमच्या बरोबर. वहां पे अब 12% जो हो गया आपका. हाँ जी, एक्चुअली मैं पूछना ये चाहती हूँ ना भट्ट भैया कि वो ठीक है कि पहले एजुकेटेड लोग नहीं थे या एजुकेशन का माहौल नहीं था, लेकिन टेक्स्ट बुक में मटेरियल क्या होता था, सीधा साधा यानी सवाल सिलेबस क्या था, ऐसा पूछना है आपको. जो हम देखते हैं कि भाई इस ढंग से इतिहास सिखाया जाता है या उस ढंग से बातें मरोड़ के पेश की जाती है, क्या ये सही है? आम्ही तेच टेक्स्ट बुकच कधी उघडली नाही, तर तेच म्हणतोय मी तुम्हाला. माझा सिलेबस पढ़ने के लिए उन्होंने देखा ही नहीं था जो भी बुक था वो. इन्व्हायरमेंट तसं नव्हतो. काश्मीर मध्ये इन्व्हायरमेंट एकदम वेगळा होतो. एकदम इन्व्हायरमेंट आपल्याला भीती असायची. टेक्स्ट बुक तर फार लांबची गोष्ट आहे, आपल्याला वाचवायचं कसं स्वतःला ही भीती असायची.
शाळेत जायचं का नाही हे असायचे. म्हणून लॅक ऑफ नॉलेज खूपच होतं. तर आता इथं पुण्यात आम्ही आलो, इन्व्हायरमेंट ऑफ एज्युकेशन बघितलं, सगळं बघितलं. आता एव्हरीथिंग वी नो अँड वी रीड एव्हरी डे न्यूजपेपर, वी वॉच न्यूज ऑफ काश्मीर, होल वर्ल्ड वी सी इन फ्रंट ऑफ अस टेलिव्हिजन. माझं नाव प्रशांत चौगुले. बताइए ये आप बोलना चाहते हैं कुछ. स्कूल पे एक किस्सा मुझे याद. जैसे हम क्लासरूम में थे तो 1-1.5 घंटा क्लासरूम में रुके थे. तो मैं थोड़ा बाहर आया. बोलते ना आतंकवादी तो अफगानिस्तान नहीं तो पाकिस्तान, मतलब सब मिक्स रहते, किसी को कुछ मालूम नहीं था. हमारे एरिया में आए थे, ये सब बोल रहे थे. रात को देखा था किसी ने, सबकी यही चिंता थी. मैं स्कूल में बैठा था तो फिर मैंने टीचर से कहा सर मैं थोड़ा बाहर वॉशरूम जाके आओ. बोले जाओ. इधर से कम 100 मीटर दूरी पे वॉशरूम था सर. मैं वॉशरूम गया, पीछे से 2 आदमी आए. तो दोनों ने मुझे ऐसे पकड़ा, बेटा क्या कर रहे हो? सर मैं स्कूल में हूँ. तो यहाँ क्या कर रहे हो? वॉशरूम आए. चलो ये गांव का रास्ता मालूम है तुझे? अब मैं नजदीक गांव के उस, मैंने बोला सर हाँ मालूम है. लेके गए वो गांव में, मुझे छोड़ दिया. वो थे आतंकवादी सर. तो ऐसे किस्से जब मैंने घर वालों को ऐसी बात बोली, मैंने आतंकवादियों को रास्ता दिखाया. पापा ने लगा दिए 2 कान के नीचे. और कोई नहीं मिला था क्या रास्ता दिखाने के लिए? बोला पापा मैंने देखा नहीं, पहले उनके चेहरे पे नहीं लिखा था. फिर बोले ठीक से ध्यान से जाओ, केयरफुली जाओ. तो फिर जैसे ऐसे अफवाह होते तो घर वाले हमारा स्कूल रोकते थे. वैसे हड़ताल, आतंकवाद सब. 3 दिन हम हार्ड स्कूल जाते थे और हमारा उर्दू मीडियम था. दूसरी बात, जब पुणे में आए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोई भाषा ही नहीं. तो 1 साल हमें सिर्फ ऐसे खेल में मराठी, हमने ऐसे बुक्स नहीं ली मराठी की. अभी भी हमें 12 खड़ी नहीं आती, लेकिन 100% मराठी और हिंदी ठीक से लिख सकते हैं. वो हमने खेल से सीखा था. क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा थी और सिखाने के लिए एक टीचर थी सर. तो हमने खेल में सीखा वो. उसके बाद जब मराठी हिंदी आने लगी, फिर उसी साल थोड़ी हिंदी, नहीं पहले साल की बात है, हिंदी सीखने से पहले की बात है. मुझे कोई पूछता था हिंदी आती है, मैं बोलता नहीं. मराठी आती है, नहीं. तो आती क्या है? उर्दू. वो हिंदी में बात कर रहे, मुझे मालूम नहीं है हिंदू और हमारी थोड़ी भाषा मिल रही, ये समझ में नहीं आता था. तो फिर गए नागपुर में सर. एक किस्सा ऐसा है, नागपुर में हम खाना खा रहे, ऐसे ही बैठे थे. तो हमें चावल खाने की आदत थी. हमने सर मैम को यहाँ पे बोला था हम चावल ज्यादा खाते, कश्मीर में सब चावल ज्यादा खाते. तो हम खाना खाने बैठे, उन्होंने रोटी, पूरी, जो पराठे सब लाया. तो मेरा मूड ही नहीं है, तो सब लाया उन्होंने. नागपुर में फैमिली 2 जन थे, हम ऐसे फैमिली के सामने बैठे. तो मैंने सोचा अब क्या बोलूं इनको, मुझे तो हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं आती, मुझे चाहिए चावल. तो एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा मराठी में, इनको भात लेके आ जाओ. भात. जैसे उन्होंने भात बोला ना, मैंने वो वर्ड पकड़ लिया. मैंने बोला यस मुझे भात ही चाहिए. राइस को भात बोलते कश्मीरी में भी और मराठी में मैच हुआ. तब जाके उन्हें बात लाया तो मैंने खाया सर. थैंक यू सर. ये बात एक्सपीरियंशियल. क्या बात है. तो आप पुणे में जब आए थे, तब ये ऐसी छोटी छोटी चीजों का प्रॉब्लेम था? बरेच असे किस्से आहे सर की जे आमच्या बरोबर घडलेले आहेत. असे बरेच किस्से आहेत. यहाँ आने के बाद फिल्में देखते हैं आप? हाँ सर, थोड़े जो वो हम सारे पिक्चर देखते हैं. मतलब यानी हिंदी, मराठी सब रहती है. पहले देखते हैं कि चलो सुल्तान है, चल रही है ना, तो फिर हम जाते हैं. ओके. तो मराठी भी हम लोग मोस्टली सारे पिक्चर जो अच्छी रहती है. अभी रिसेंट में कोई देखा होगा तो नाम बताइए. सैराट देखी थी. सैराट. गाने पसंद है उसके? हाँ बहुत अच्छे. याद है एक आध दूसरी लाइन सुनाते हो? नहीं वो जरा वो जिंग जिंग जिंग. शायद इनको याद आ रहा है. गाइए. झिंग 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 करत होता तो, सो मी म्हटलं इनको याद आ रहा है पक्का. आपको जब मैंने वो मूवी देखी थी, हाँ, मैंने मतलब इतनी अच्छी मराठी समझ में आती है हमको और मूवीज को ऑब्जर्व कर अच्छी तरह से देखते पूरी समझ आती. मैंने मेरे साथ जो लोकल फ्रेंड्स है, मैंने उनको बोला भाई आपने देखी सैराट? वो बोले हाँ देखी ना. तो क्या सीख मिली, क्या अच्छा लगा आपको? बोले यार प्यार व्यार करने का नहीं, बहुत मार खाते हैं. तो सब यही बोले. लेकिन मैंने बोला यार मैं फिर कुछ अलग ऑब्जर्वेशन किया. क्या? मैंने बोला तुझे क्या समझा, तू तो कश्मीर तो नहीं कुछ. मैंने हाँ समझा ना. बोले क्या? इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी जात और अपना स्टेटस झुकने नहीं देता. वो जो आदमी है अपनी बेटी और वो उनका जो हस्बैंड है उनको मार देता अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि वो भागे थे सर. वो शॉक हो गए. तुझे ऐसे कैसे इतनी
इतना डीप कैसे समझ गया तू? मैंने बोला देखना चीज हो तो अच्छी तरह से देखने की, और मराठी जबरदस्त आती है। क्या बात है, यानी हमारे फिल्म मेकर अच्छा काम करते हैं, ऐसा आपका मानना है? नहीं, हम गाना भी गाते हैं मराठी, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं गाता हूँ तो वो एक सीरियल आता है जी मराठी पे, हम जी मराठी देखते हैं। अच्छा, जी मराठी की सीरियल भी देखते हो आप? हाँ हाँ, तो वो गाना है उसमें। अरे फारच बघता थे। वो एक गाना है, वाट चुकल्या ह्या मनाचे आज खुलता करी खुले ना। क्या बात है, क्या बात है भाई। वो एक ऐसा आप गा लेते हो शायद, अच्छा गा लेते हो आप। हाँ, आपकी आवाज अच्छी है। हाँ। और क्या सुनाओगे मराठी? इतना ठीक है, वो आपने बोला वो मराठी गाना, इसलिए मैंने वो गा लिया। नहीं, अगर आपको याद है कोई 2 पंक्तियां अगर आप सुना देते हो, 2 लाइनें सुना देते हो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। क्या बात आहे. मला वाटतं खरंच या जिद्दीला सलाम करावा, इतकं यांचं लाईफ इंटरेस्टिंग आहे. ते कुठल्याही सिनेमामध्ये दाखवून सुद्धा खरं वाटणार नाही एवढं खडतर लाईफ, संघर्षपूर्ण लाईफ ते जगतायत, जगत होते. आता ते अत्यंत छान लाईफ जगतायत. नवी पहाट, नवा सूर्यकिरण त्यांनी बघायला सुरुवात केली आहे आणि त्यांचा हा नवा सूर्य, नवी सूर्यकिरण, नवी पहाट अशीच जास्तीत जास्त उगवत्या दिशेनं जावो, ही आपण ईश्वर चरणी प्रार्थना करूया. आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं. कोई सवाल रहेगा तो एक बार आप पूछ लीजिए. सर, मी प्रशांत चौगुले. प्लीज. आता ताईंनी प्रश्न विचारला, त्याला संलग्न मला प्रश्न विचारायचा आहे. विचारा. आपण सगळे शिकवत होता, त्यांनी विचारलं की तुम्ही काय शिकवता. मला विचारायचं आहे, आपल्यापैकी कोण मदरशामध्ये शिकत होतं काय? शाळेमध्ये शिक्षण आणि मदरशामध्ये शिक्षण काय फरक आहे का? एवढंच. मदरसा में कोई पढ़ता था क्या ऐसा? मदरसा आणि शाळेचे शिक्षण म्हणजे दीनी एजुकेशन और दुनियाही एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तब मदरसों में दीनी तालीम दी जाती थी और बहुत बड़े प्रभाव पे बच्चे मदरसा जाते थे और वहां दुनिया रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता था. वहां सब रिलीजियस इथिक्स जो है, रिलीजियस नॉलेज दिया जाता है, रिलीजियस के बारे में बताया जाता है. और जो स्कूल्स है वहां पे लैंग्वेज जो थी हमारे स्टेट की, उर्दू लैंग्वेज वो कंपलसरी रहती थी, तो उर्दू वहां पे पढ़ाया जाता था और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो भी मोस्टली उर्दू में ही होते थे और इंग्लिश में रहता था. तो वो भी मैंने पहले ही कहा ना कि वो भी हमने कभी, हमारे नसीब में ही नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में कि कभी वो बुक खोल के देख ले. विचारा. हॅलो. हा, चालू आहे. सर्वप्रथम सरहद संस्थेचे मनापासून आभार की ते इतके चांगलं काम करतायत. तुम्हाला प्रश्न असा आहे सर की तुम्ही इतक्या सेन्सिटिव्ह एरियामधून इथं आलाय, काश्मीर सारख्या एरियातून, सो तुम्ही इथे तुमचं लाईफ चांगलं घडवू शकताय, तरी सुद्धा तुम्हाला काश्मीरमध्ये जाऊन परत बदलाव घडवायचा आहे. सो आजचं जे इथले यूथ आहे त्यांना इथे शिक्षण घेऊन बाहेरच्या देशात जाऊन स्वतःचं आयुष्य घडवायचं आहे. सो त्या यूथला तुम्ही काय संदेश देऊ इच्छिता का की भारतात सुद्धा आज खूप काही गोष्टी बदलण्यासारख्या आहेत आणि ते यूथनं समजून घेऊन इथे काहीतरी कार्य केलं पाहिजे? मी पर्सनली आम्ही एवढंच सांगतोय की भारत जो आहे, भारत सारखा देश जगाभर कुठलाही देश नाही आणि भारतात सेक्युलरिझम आहे. इथं जर कोणी पंतप्रधानाला शिवे देतो त्याला काही म्हणत नाही आणि बाहेर गावात जर पंतप्रधानाचा लांबची गोष्ट आहे, कलेक्टरला जरी शिवे दिली त्याला फाशीची सजा असते. तर भारत आपल्याला म्हणजे का मुलं बाहेर जातात हा प्रश्न आपल्याला पहिला बघायचे. आपल्या देशात काय लॅक आहे ही पहिलं बघायचं आहे आणि आपण जर बाहेर गेलो तर आपले जे देशाचे प्रश्न आहेत ते तसेच राहतील. आता सेम उदाहरण जम्मू काश्मीरचं जसं आहे, मुलं बाहेर पडतात, तिकडं काय सॉल्व्ह करायचे, तिकडं काय प्रश्न सुटवायचे ते कोणी बघतच नाही, म्हणून गेल्या 60 वर्षापासून तो तसंच पडलेला आहे. तर माझा हाच मेसेज आहे सगळ्यांना की आपण आवडीने, आपला देश एवढं महान आहे तर
बाहेर जे जातात ते पैसे कमवण्यासाठी जातात, त्यांच्या कुटुंबासाठी जातात. जे बाहेर जातात त्यांना देशाचा विचार नसतो. जर त्यांना देशाचा विचार असता तर ते इथं राहून काहीतरी डेव्हलपमेंट करू शकतात, काहीतरी चेंज करू शकतात. आपल्याकडे एवढे सोर्सेस आहे की आपण जर महात्मा गांधी जी ने अगर वो बाहर गए होगे, उन्होंने भी ऐसी ही सोच लिया होता तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम रहते. तो हमें ऐसी सोच रखनी ही नहीं है. अगर हम एज ए इंडियन यूथ हमें ऐसी सोच रखनी ही नहीं. हॅलो सर, नमस्कार. तुम्हाला काय अपेक्षा आहे की काश्मीरमध्ये ते चेंज होतील, म्हणजे जसं महाराष्ट्र आहे तसं तिथं चेंज होईल, काय अपेक्षा असतील तुमच्या, भारत सरकार असून दे किंवा आमच्यासारख्या लोकांच्याकडनं असून दे, काय तिथं उपाय असतील म्हणजे तुम्ही केल्यानंतर ते प्रश्न सुटतील. आणि एक हा जर सकाळचा जो हे प्रोग्राम चालू आहे, नक्कीच आमच्यातर्फे तो सकाळ तिथं उगवेल की जसं इथं आपण महाराष्ट्रात आहोत तसं तिथं पण राहील असं तुम्हाला वाटतं. उसका जो बोले कि जो यहाँ की हालात है वैसी हालात वहाँ रहे, उसके लिए बहुत चीजें हैं. मेरे पास 3-4 चीजें मैं बोलता हूँ. सबसे पहली चीज, बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें उस एरिया को ठीक करना है तो जो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है उसको हमें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है. वहाँ के जो ज्यादा लोग हैं उनको 10-15 दिन के लिए यहाँ लाना है, यहाँ घुमाना है. ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली है, गुजरात है, तमिल है, देश के बाकी कोनों में उनको घुमाना है. और जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ जाए, वो सीखे, वहाँ के प्रॉब्लम्स को जाने, जो फिर डिफरेंस होगा उससे शायद हालात कम होगी. वहाँ के एजुकेशन बहुत कम है, उस पर अगर ध्यान दिया जाएगा. और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम है. अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो भी शायद ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी. यानी कि जल्द ही हम आशा करते हैं कि वहाँ के हालात सुधरें और राष्ट्रहित में सब लोग काम करें, सब लोग जुड़ जाएं, सब स्टेट के लोग वहाँ पे जुड़ जाएं. यही संदेश के साथ आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं. आप पूना से ऑल टुगेदर यहाँ पे आए हो. हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आके आपने जो आपकी सब एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो थॉट्स भी शेयर किए हैं, जो अच्छे गाने भी सुनाए हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका शुक्रिया अदा करता हूं हम सब कोल्हापुर के यहाँ के ऑडियंस की तरफ से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आपने हमें यहाँ बुलाया. जाते जाते एक शेर कहूंगा, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इंतहा अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा जहां बाकी है.